हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपी स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर को आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हमारा पहला टॉपिक रहेगा आवेश क्या है, यानी कि आवेश के बारे में हम समझेंगे और आवेशों के प्रकार व गुण, आवेशों के प्रकार और गुण के बारे में समझेंगे। फिर आवेशण की विधियाँ यानी कि आवेश उत्पन्न करने की विधि के बारे में जानेंगे और फिर सबसे अंत में हम कूलाम के नियम का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज से लगभग 2600 ईस्वी पहले यानी कि 2600 वर्ष पहले 2600 वर्ष पहले की बात है। एक यूनानी फिलोसफर, यूनानी कौन थे? यूनानी फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। एक आज से 2600 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को अंबर नामक पदार्थ को फर से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? वह छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगता है। जो ये पदार्थ होता है, अंबर नामक पदार्थ को जब फर से रगड़ा जाता है तो छोटे छोटे कणों को क्या करने लगता है? अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। कणों को आकर्षित करने लगता है। यह इसका मतलब यह होता है कि इस पदार्थ में आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। और इस आवेश को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन। उन्होंने इस आवेश को क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है। अब देखें आगे चलकर क्या हुआ कि आगे चलकर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? गिलबर्ट। जिनका नाम क्या था? गिलबर्ट। ये अंग्रेजी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कह दिया? इलेक्ट्रिकस। गिलबर्ट ने क्या कहा? इस इलेक्ट्रॉन को नाम रख दिया, इस इलेक्ट्रॉन का नाम रख दिया क्या? इलेक्ट्रिकस। क्या नाम रख दिया इन्होंने? इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन का नाम रख दिया इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस नाम रख दिया। अब इलेक्ट्रिकस को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। देखिए हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रिकस ही कहेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकस में आवेश क्या? इलेक्ट्रिकस को दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि स्थिर विद्युत की ध्यान से समझेंगे लोग, परेशान नहीं होंगे। दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोलो या करंट, इलेक्ट्रिसिटी बोलो। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, इस बातें जान लेते हैं आवेश के बारे में।
और विशेष बातें हम जान लेते हैं। क्या क्या हैं वो बातें, तो देखो, आवेश जो है वह एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, कूलॉम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। और आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका विमेय सूत्र लिख लीजिए आप। इसका विमेय सूत्र होता है, विमेय सूत्र। अब देखिए विमेय सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। I बराबर क्यू अपॉन टी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास आई टी। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। अब देखिए इसकी विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि आई की क्या होता है, धारा, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर ए, और टी से टाइम होता है, टाइम का बीमा होती है टी। तो इसका क्यों यानी कि आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, ए टी। अब हम विमेय सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, एम जीरो, क्योंकि एम नहीं है यहाँ पास, एल जीरो है, ए और टी। ये हो गया हमारे पास विमेय सूत्र, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी करके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या है हमारे पास, तो देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है हमारे पास, कोई भी मान लीजिए सब्सटेंस है यानी कि पदार्थ है, वो विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होता है कि एक उसके केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेश होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। तो प्रोटॉन पर क्या होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है हमारे पास वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उस पर चार्ज जीरो होता है, ठीक है। यानी कि क्यू पी लिख सकते हैं, इसको क्यू ई लिख सकते हैं, क्यू एन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम निगेटिव चार्ज होता है। आप ध्यान रखेंगे माइनस लगें क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 गुणे 10⁻−31 kg होता है। अगर प्रोटॉन के आवेश की बात करें तो कितना होता है, क्यू ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है। आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश की मात्रा बराबर होती है, केवल चिन्ह असमान होता है, यानी कि दोनों की प्रकृति अलग होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर उतना ही आवेश पॉजिटिव होता है, लेकिन इनका मास अलग अलग होता है। अगर मास की बात करें, प्रोटॉन की मास की बात करें, वो होता है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास टॉपिक आता है हमारा
जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेषण की विधियाँ। आवेषण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहला हमारे पास आता है घर्षण विधि। घर्षण विधि। दूसरा आता है हमारे पास चालन विधि। चालन विधि यानी कि कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड। घर्षण विधि को बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड। तीसरा होता है हमारे पास प्रेरण विधि। प्रेरण विधि यानी कि इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड। अब हम बारी बारी कर से इन तीनों विधियों को आराम से पढ़ते हैं। तो पहला नंबर आता है हमारे पास घर्षण विधि। चालन आवेश उत्पन्न करने की घर्षण विधि। घर्षण विधि द्वारा आवेषण तो देखिए, सपोज करिए हमारे पास दो सब्सटेंस यानी कि दो पदार्थ हैं, जिसका नाम ए है और इसका नाम हम बी रख देते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि सामान्य अवस्था में जो है कोई भी पदार्थ न्यूट्रल में होता है, यानी कि सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ हो उस पर आवेश नेट आवेश शून्य होता है। ये नोट पॉइंट हम देंगे कि सामान्य अवस्था में क्यू नेट जो होगा यानी कि किसी भी पदार्थ का आवेश जो कुल आवेश जो होगा वो शून्य होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं तब से। तो देखिए, घर्षण विधि द्वारा आवेषण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है। इसमें हमारे पास 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि 4 प्रोटॉन हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 प्रोटॉन हैं। इसमें भी मान लेते हैं हमारे पास 4 प्रोटॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। चार इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 प्रोटॉन हो गए। तो देखिए, हमने क्या किया, माना दो सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है। अब इन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और प्रोटॉनों की संख्या 4 है दोनों में। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में घर्षण करते हैं। आपस में क्या करते हैं, इन दोनों पदार्थों को हम घर्षण करते हैं। क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। इनमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन था। अब हम इनको आपस में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन थे, आपस में हम इनको क्या कर दिए, घर्षण कर दिए। अब क्या होता है कि इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पास आ जाता है। जब हम घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब आप बोलेंगे भैया इलेक्ट्रॉन क्यों चल कर आएगा।
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब हम घर्षण करते हैं तो ये ऊर्जा पा जाता है, ऊर्जा पाके अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है इससे निकलकर इसमें आ जाएगा, अब भैया ये भी बोल सकते हो कि इसमें निकल से इसमें चल जा सकता है, हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते किससे किस में जाएगा। तो घर्षण करेंगे तो इससे इसमें चला गया। जो वस्तुएं होती हैं उनका एक नेचुरल गुण होता है कि किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस में जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस वस्तु से निकलकर इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होता है कि हमारे पास सब्सटेंस ए है, ये हमारे पास सब्सटेंस बी होगा। इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पास से यहाँ पास आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें अब हमारे पास 5 होने वाली है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो गई। भैया प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या भैया बस 4 रही। ये क्या हुई है। अभी क्या देखेंगे, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, आप लोग गिन के बताएंगे। प्रोटॉन की संख्या तो हमको पता है भैया 4 रहेगी। इसमें कितने प्रोटॉन रहेंगे, 4। इसमें इलेक्ट्रॉन बचे 3। अब देखिए क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसकी ऑर्बिट को छोड़कर इस वाले सब्सटेंस में चला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब्सटेंस ए में बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब्सटेंस बी में घट गई। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पास नेगेटिव चार्जों की संख्या बढ़ गई, तो ये सब्सटेंस जो पूरा होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई, यानी कि पॉजिटिव चार्जों की संख्या बढ़ गई, तो ये जो सब्सटेंस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। इससे हमको यह समझ में आता है कि आवेश जो है 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। आवेश जो है 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, एक तो नेगेटिव हो सकता है और दूसरा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखिए हमने लिखा, क्या लिखा, घर्षण विधि यानी कि फ्रिक्शन मेथड। जब किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में परस्पर रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे पहली वस्तु में धनावेश तथा दूसरी वस्तु में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशण की इस विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। क्या होता है, ये देखो कांच की छड़ थी हमारे पास, रेशम का धागा था, हम इसको क्या किए कि घर्षण करवाएं, तो इसमें देखें, आप इसमें देख सकते हैं एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले गए। अब आता है दूसरा हमारे पास चालन विधि। देखिए अब आता है हमारे पास आवेश को यानी कि वस्तुओं को आवेशित करने की दूसरी विधि आती है, जिसका नाम है हमारे पास चालन विधि। चालन विधि यानी कि कंडक्शन मेथड। अब देखिए सपोज करिए हमारे पास कोई एक पदार्थ है, कोई भी एक, मान लीजिए एक ये छड़ हो गई हमारे पास। सपोज करिए ये हमारे पास कोई छड़ है, ये जो है फुल्ली आवेशित है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। ये इस पर धनावेश उपस्थित है। मान लीजिए कोई हमारे पास एक क्षण है जो है वो धनावेशित है, यानी कि ये वस्तु जो है हमारे पास धनावेशित है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, आपको एकदम माइंड में धंस जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। धनावेशित है। अब एक वस्तु हमारे पास और है, फिर से हम मानेंगे ये हमारे पास ए हो गए, ये सब्सटेंस बी हो गया। ये जो है न्यूट्रल है, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। ये जो आवेश है, वस्तु जो है ये अनावेशित है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। अब हम क्या कराते हैं, इन दोनों में चालन कराते हैं। चालन का मतलब हम दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं। अब इस वस्तु को हम क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं।
तो क्या होगा, अब इसको ध्यान से समझिएगा आप। इस पर था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब ये वस्तु जो है न्यूट्रल अवस्था में है, उदासीन अवस्था में है, यानी कि अनावेशित है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह समझ में आता है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जों की संख्या समान है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्जों की संख्या समान है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप समझिए, पॉजिटिव चार्ज जो है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए, हमारे पास एक वस्तु थी ए जो धनावेशित थी, और हमारे पास एक वस्तु बी है जो कि इनमें अनावेशित है, यानी कि यह उदासीन है। जब इन दोनों वस्तुओं को हम क्या कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराते हैं यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को स्पर्श कराते हैं, तो क्या होता है कि इस वस्तु से धनावेशित वस्तु से कुछ आवेश जो है इस वाले वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है, और उसी प्रकृति के आवेश से आवेशित होती है जिस प्रकृति की आवेश वाली वस्तु से हमने उसे स्पर्श कराया था। आवेशण की इस विधि को हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। देखिए हमने लिखा, क्या लिखा कि जब किसी आवेशित चालक को अन्य अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो अनावेशित चालक में भी समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशण की यह विधि चालन विधि कही जाती है। एक था हमारे पास आवेशित वस्तु, दूसरी थी अनावेशित वस्तु। अब हमने इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श करा दिया, तो इस वस्तु से भी आवेश जो है इस वस्तु में स्थानांतरित हो गए, यानी कि ट्रांसफ़र हो गई। इस प्रकार दोनों वस्तुएं हमारे पास चार्ज हो गई। अब देखिए, आवेशण की तीसरी विधि पढ़ने से पहले हम एक आवेश के प्रॉपर्टी को समझते हैं। आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो है समान प्रकृति के आवेश, समान आवेश जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कैसे, आप समझिए। मान लीजिए दोनों आवेश समान हैं, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लीजिए ये आवेश क्या है, पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तो ये दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्योंकि ये दोनों समान हो गए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यह बैल रहा है, यह बैल आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को लड़ जाएंगे। क्या करेंगे, लड़ना जाएंगे। भैया ये कहेंगे मैं राजा, ये कहेगा मैं राजा, भैया एक दूसरे से लड़ जाएंगे और एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों भैया प्लस एक माइनस, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो या फिर ऐसे कह सकते हो ये माइनस तो ये प्लस हो जाए। अब इसमें माइनस और माइनस दोनों हो सकते हैं, तो भी ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये दोनों जो है ये आकर्षित करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट विधि आती है जो है हमारे पास आवेशण की तीसरी विधि आती है, वो आती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विधि पूरे चैप्टर के लिए ये विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका इस विधि से बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, तो इस विधि को आप
ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास फिर से कोई सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस हमारे पास बी है। सब्सटेंस ए जो है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, और सब्सटेंस ये हमारे पास ए हो गया, और सब्सटेंस बी जो है वो न्यूट्रल है। क्या ऐसी है? ये जो है सब्सटेंस बी जो है वो न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है यानी कि न्यूट्रल है। अब क्या करते हैं हम कि सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी के एकदम क्लोज लाते हैं। क्या करते हैं? सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी के एकदम क्लोज लाते हैं, पास लाते हैं। ये सब्सटेंस हमारे पास ए हो गया और ये सब्सटेंस बी हो गया। अब हम सब्सटेंस ए को एकदम सब्सटेंस बी के पास में लाते हैं, तो क्या होता है? जब हम सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी के पास में लाते हैं तो यही वाला नियम लग जाएगा आवेश का, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या होता है कि आप समझते हैं कि उदासीन वस्तु में प्लस और माइनस दोनों समान मात्रा में उपस्थित होता है। तो अब ये प्लस वाला क्या करेगा? इसके प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि दूर भगाएगा। तो इस वाले किनारे पर क्या हो जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। इस वाले किनारे पर प्लस आवेश आ जाएगा। आपसे समझिए, इस पूरे पट्टी पर प्लस और माइनस दोनों था। ये वाला प्लस जो है इस प्लस को, इसके प्लस को दूर भगाएगा, तो ये बाहर की तरफ आ गया। और इसका जो प्लस है इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा। इसका जो प्लस है इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका माइनस जो है इस एंड पर आ जाएगा, इस किनारे पर। यानी कि एक सिरे पर दूर वाला सिरा जो था, ये था दूर सिरा, दूर वाले सिरे पर समान आवेश और पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो गया। अब हमने क्या किया? इस प्लस वाले आवेश को जो है उसको जमीन से अर्थिंग दे दी, यानी कि भूकृत कर दिया, धरती से जोड़ दिया। तो ये जो धनावेश जो था वो धरती में चला गया, और हमारी जो है वस्तु जो है ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज, और ये हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। इसमें केवल बचेगा नेगेटिव आवेश। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज जो है धरती में चला जाएगा, इसका नेगेटिव आवेश बच जाएगा। इस प्रकार से जो है आवेश एक पर प्लस आ जाएगा, दूसरे पर माइनस आवेश आ जाता है। तो देखिए हमने लिखा, क्या लिखा? प्रेरण विधि यानी कि इंडक्शन मेथड। जब किसी आवेशित क्षण को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, ये देखिए यार, ये अनावेशित क्षण थी और ये आवेशित चालक था, तो इन दोनों को एक दूसरे के एकदम क्लोज लाया गया, यानी कि पास लाया गया। तो क्या हुआ? चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर, ये देखिए अनावेशित चालक ये था, इसका पास वाला सिरा ये वाला था। अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजाती मतलब ये प्लस था तो ये माइनस, तथा दूर वाले सिरे पर सजाती यानी कि समान जाति, यानी कि प्लस वाली की जाति प्लस होती है, तो समान जाति आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेशण की यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। बोलो जय सिया राम। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हम अभी इस वीडियो को यहीं पास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे आवेशों के गुण और कूलॉम का नियम। अगली क्लास में हम समझेंगे।